आईआईटी जेईई में अगर कोई मुझसे ये कहे कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें से कोई एक ऐसा क्वेश्चन बताओ जो कि 101% गारंटीड पूछा जाएगा और इसको आप स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकते हो क्या, तो इसका जवाब बहुत ही आसान होने वाला है। वो होने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप मात्र ये 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो इसमें से 101% की गारंटी होती है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लास्ट 2 से 3 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, जहां पर डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ठीक है, और आपके पास में ये 4 सेक्शन कौन कौन से होते हैं? ये 4 सेक्शन होते हैं आपके पास। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स मींस में बहुत 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 ही ज्यादा इजी आते हैं, उसकी टेंशन तो लेने की जरूरत ही नहीं है ना। सेकंड बात कर लेते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर आपके पास में 2 चीजों में आता है। एक होता है, आप लोग जब डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हो तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बात करते हैं, पर जहां पर आपके पास में काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है और आपके पास में जो वेव्स, अभी भी वेव्स और पार्टिकल ही चल रहा है, परंतु काइनेटिक एनर्जी, मास वगैरह इन्वॉल्व हो जाता है, सो वहां डुअल नेचर आ जाएगा आपके पास में मैटर का। फिर इसके बाद में बोहर एटॉमिक मॉडल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में निकल कर आता है, क्योंकि यहां पर रेडियस ऑफ द एटम और साथ ही साथ में इसका जो एंगुलर मोमेंटम वगैरह होता है, बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लास्ट में आता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में काफी बार क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपके पास सिंपली क्वांटम नंबर से, कि फॉलोइंग 4 में से क्वांटम नंबर का कौन सा सेट सही है और कौन सा सेट गलत है। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं और इसी वजह से हम लोग आज का लेक्चर देख रहे हैं, जहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करता हूं तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, फिनोमिनन ऑफ द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस। किसी भी मेटल सरफेस में से जब इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है तो उसको क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब क्या? करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर सरफेस पर आकर मूव करेंगे तो इस सिचुएशन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो हो जाएगा? उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा आपके पास में करंट। अब देखो ये होता किस तरह से है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके पास में मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड की खासियत क्या होती है? सपोज आपके पास में कोई ये मेटल का पीस रखा है और मेटल्स की खासियत होती है इनमें पाए जाते हैं कैटायंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर के होते हैं। तो होता क्या है कि ये जो आपके पास में मेटल कैटायंस होते हैं, जिसको अभी मैं आपके सामने M पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो मेटल कैटायन होते हैं ना, इनकी जो यहां पर स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्योंकि यहां पर क्या होगा ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का पूरा ऐसा बड़ा सा समुद्र होता है, या बोला जाए बड़ा सा ऐसा झुंड होता है, जहां पे ये जो मेटल्स होते हैं या जो मेटल के कैटायंस होते हैं वो यहां पर क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अब होगा क्या, जैसे इस पर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने पर यहां पे ये एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। जैसे तुम लोग के देखा होगा ना कि घर में कोई मेहमान आए, मेहमान आने के बाद में तुमको सपोज 100 रुपए दिए, अभी तुम घर पे बैठे थे, ग्राउंड स्टेट में थे क्योंकि तुम्हारे पास में पैसे नहीं थे। ठीक है, जैसे तुम्हें 100 रुपए मिले, तुम एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड स्टेट में आओगे तो क्या करोगे? घर से बाहर निकलोगे, बाहर निकल कर क्या करोगे? उस पैसों को उड़ा दोगे। यहां भी तो सेम वही काम है। जैसे ही एनर्जी यहां पर रेडिएशन के थ्रू आती है इलेक्ट्रॉनों के पास में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर की तरफ इजेक्ट हो जाते हैं या बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो इसी को क्या कहा गया है? इसी को कहा गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर इसमें एक पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है फ्रॉम सरफेस, इसके बीच में कोई भी डीले नहीं होता है। जैसे ही सनलाइट पड़ती है ना, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो डीले नहीं होगा, कृपया इस बात पे ध्यान देना। और इस तरह से होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर आता है इसका फॉर्मूला वाला पार्ट। तो सबसे पहली जो चीज होती है ना, वो होती है कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इनको चाहिए क्या? सबसे पहले चाहिए इन्हें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ
एनर्जी। ठीक है, जैसे यहां पर आएगा ना, जैसे रेडिएशन आएगी, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी तुमने दे दिया और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि घर में तुम्हारे पास में कोई बाहर से मेहमान आए, 1 रुपए दे रहे और 1 रुपए देने पर ही तुम एक्साइटेड होकर घर से बाहर निकल गए। ऑब्वियस बात है, तुम्हें कुछ बड़ा सामान खरीदना होगा, तभी थोड़ी ज्यादा दूर जाने की कोशिश करोगे। इसीलिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर भी हम उसी की बात करते हैं। जब भी हम बात करते हैं मिनिमम एनर्जी की, तो यहां पर इस मिनिमम एनर्जी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। ध्यान देना, ठीक है, क्या बोलते हैं यहां पे, वर्क फंक्शन। ठीक, और ये जो वर्क फंक्शन है इसको रिप्रेजेंट करते हैं W0, और फॉर्मूला बनता है हमारे पास में क्या, h न्यू। जहां पे आपके पास में जो ये h होता है ये कहलाता है प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है भैया, प्लांक नाम के साइंटिस्ट ने इसको बताया था। प्लांक कांस्टेंट इसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। ये इसके लिए क्या होता है, आपके पास में प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। वहीं पर अगर आप बात करते हो न्यू की, तो न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/t, जिसको आप पर सेकेंड भी बोलते हो, या इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है आपके पास में, हर्ट्ज होती है। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर जाना है तो मिनिमम इतनी एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और उसी तरह से जैसे होती है मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन, उसी तरह से आपके पास में अगला काम की चीज होती है, वो होती है टोटल एनर्जी। ध्यान देना, एक होती है मिनिमम एनर्जी और एक होती है आपके पास में टोटल एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी भी बहुत सिंपल सा है। टोटल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला आपके पास में बनता है वो बनेगा आपके पास में E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास में, एच न्यू। अब देखो यहां पर कुछ काम की चीज बोलते हैं, यहां पर न्यू इज इक्वल टू आपके पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। पर यहां पर जो हमारे पास में वर्क फंक्शन आप बना रहे हो ना, उसमें एक यहां पर क्या हो जाता है, जीरो लग जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां न्यू के ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो लग जाएगा। और इसी वजह से जब आप यहां पर ये फ्रीक्वेंसी में जीरो लगा देते हो, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे आपके पास वर्क फंक्शन जो होता है वो मिनिमम एनर्जी होता है, वैसी ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपके पास में क्या होती है, ये होती है आपके पास में मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसी वजह से अगर वर्क डन मिनिमम होगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी आपके पास में, मिनिमम हो जाएगी। और इसी को बेस बनाते हुए अगर मैं इस पूरे टॉपिक को फाइनलाइज करूं, तो इस पूरे टॉपिक को फाइनलाइज करने के बाद में आपके पास में जो फॉर्मूला आपके काम आएगा, वो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमारे पास में काम आने वाला है। बहुत ही आसान है फॉर्मूला जो हमारे पास में काम आता है, वो काम यहां पर यह आता है कि जब कभी भी मैं टोटल एनर्जी E की बात करता हूं, तो टोटल एनर्जी बराबर होगी आपके वर्क फंक्शन W0 से, प्लस आपके पास में आता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऑब्वियस बात है, जब आप मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर जा रहा है, तो इसके बाहर जाने पर जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास में, काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से जब आप क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास में काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो भैया काइनेटिक एनर्जी E के इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास में, वर्क फंक्शन माइनस टोटल एनर्जी। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। वर्क फंक्शन क्या था, ये था आपके पास में h न्यू जीरो। ठीक है भैया, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये था h न्यू जीरो, एनर्जी थी आपके पास में h न्यू। तो इसी वजह से जो फाइनल रिलेशन बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, वो आपके पास में क्या बन जाएगा, h अगर आपने कॉमन निकाल दिया तो न्यू जीरो माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में, न्यू। तो एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना, जब भी आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हो, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से बाहर निकलता है, तो वो जो एनर्जी होती है, ठीक है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए ये वैल्यू रहती है। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात। तो ये रहता है आपके पास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिहेवियर पढ़ने से पहले जरा एटम की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि एटम की जानकारी में हमारे पास में जो हमारा पढ़ने वाला टॉपिक है, आप लोगों ने भले ही डाल्टन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन वगैरह पढ़ के रखे हुए हैं, पर क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो हमेशा जेडब्ल्यू मेंस बनाए जाते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल में से। और बोहर एटॉमिक मॉडल में से सबसे पहले आप लोग को यह समझना होता है कि यहां पर बोहर एटॉमिक मॉडल होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है,
बोहर नाम के साइंटिस्ट ने यह बोला था कि किसी भी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जहां होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और कोई जो इलेक्ट्रॉन होता है इसी न्यूक्लियस के चारों ओर किसी क्लोज्ड सर्कल में रिवॉल्व करता है, और इस क्लोज सर्कल को इसने नाम देके रखा हुआ था क्लोज्ड ऑर्बिट भी, ठीक है। और इसके बाद में इसने ये बोल के रखा था कि भैया यहां इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसको इसने क्या नाम दिया था, रेडियस नाम देके रखा हुआ था, और इसको कहा जाता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। और हमें पता है कि भैया मल्टीपल लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अलग अलग ऑर्बिट पे, सो इसी वजह से यहां पर वैल्यू अलग अलग हो जाती है। पर इसी तरह से अगर सबसे पहली चीज या सबसे पहला फॉर्मूला आपके पास में पूछा जाए डिफाइन करने के लिए, तो वो पूछा जाता है एंगुलर मोमेंटम का। यहां अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे लगातार रिवॉल्व कर रहा है, तो इस वजह से एक एंगल क्रिएट हो रहा है, और इस एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है हमारे पास में mvr इज इक्वल टू NH अपॉन में आ जाएगा आपके पास में 2 पाई। अब काम की बातें देख लेते हैं भैया। v यहां पर क्या है, v यहां पर आपके पास में वो वेलोसिटी है जिससे ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। r हमारे पास में क्या है, r हमारे पास में है रेडियस जो कि आपके पास ऑर्बिट की होगी। n इज इक्वल टू क्या है, ये है आपके पास में नंबर ऑफ ऑर्बिट की किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर h की बात की जाए तो h हमारे पास में क्या है, h है हमारे पास में प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है भैया। ये इतनी सी कहानी है। दो काम की बातें जो आप लोगों को हो सकता है कि कोई थ्योरी टाइप वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर आपको पूछा जा सकता है। पहला काम का होता है क्लोज्ड ऑर्बिट किसे कहा जाता है, तो भैया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलना, जब कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके न्यूक्लियस के चारों ओर और वो कोई भी एनर्जी इमिट नहीं करता है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा है और एनर्जी अगर इमिट नहीं करता है तो इस सिचुएशन पे उसकी एनर्जी होती है कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने की वजह से ही वो क्या करता है, सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है। और जब कभी भी सेम एनर्जी या एनर्जी कांस्टेंट होने पर ये सर्कुलर पाथ पे लगातार रिवॉल्व करेगा तो उसी को क्या कहा गया है, उसी को कहा गया है हमारे पास में क्लोज्ड ऑर्बिट, ठीक है। और जैसे अगर एनर्जी में फ्लक्चुएशन हुआ, एनर्जी बढ़ गई, तो इस सिचुएशन पे क्या बनता है हमारे पास में, फोटोन या फिर क्वांटा, जहां पर ये बोला गया है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल पर क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और क्वांटा, तो ये जो रेडिएशन को रिलीज कर रहा है ना, तो उसी को क्या कहा जाता है, क्वांटा कहा जाता है। लोअर एनर्जी लेवल से मतलब क्या भैया, न्यूक्लियस के जितने पास आएगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, पर जैसे जैसे ये न्यूक्लियस से दूर जाएगा, तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर सपोज मैं यहां पर एक ऑर्बिट और बना देता हूं, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां न्यूक्लियस से दूर गया, तो न्यूक्लियस से दूर जाने पर क्या होगा, इसको एनर्जी ज्यादा मिली। जैसे तुम लोग करते हो भैया, ज्यादा ताकत आती है तो तुम बाहर जाकर क्या करते हो, पैसा खर्च कर देते हो, जब तुम्हारा पैसा खत्म हो जाएगा तो वापस से लौट कर बद्दू घर को आए। तो ऐसी कहानी होती है कि एनर्जी मिलने पर इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर लेवल एनर्जी लेवल पे जाता है, हायर एनर्जी लेवल पर जाकर अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता है, और जब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो उसी को क्या कहा गया है, फोटोन या फिर क्वांटा कहा गया है। तीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सबसे पहला आता है आपके पास में रेडियस वाला फॉर्मूला। तो देखो nth ऑर्बिट की रेडियस अगर आप बात करते हो तो यहां पर nth ऑर्बिट की रेडियस होती है आपके पास में n²/z, जहां पर n की वैल्यू आप ऑर्बिट के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 रख सकते हो। अगर आप बात करते हो z की, तो z इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, ये होता है आपके पास में एटॉमिक नंबर। और यहां पर क्या होगा, जो रियल फॉर्मूला होगा या जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को यूज करने के लिए आएगा, वो A0 के लिए आएगा, क्योंकि A0 की वैल्यू क्या होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो जो फॉर्मूला हम लोगों को प्रैक्टिकली यूज करना है वो आपके पास बनेगा 0.529, फिर आएगा आपके पास में n²/z, और साथ ही साथ में यहां पर जो इसकी यूनिट होगी वो क्या बन जाएगी, एंगस्ट्रॉम बन जाएगी। बहुत छोटा होता है ना यार, एटम बहुत छोटा सा है तो उसकी रेडियस वगैरह भी बहुत छोटी होगी, इसी वजह से इतनी छोटी वैल्यू यहां पर आती है। अगली कहानी हमारे पास में क्या भैया, अगली कहानी आपके पास में होती है काइनेटिक एनर्जी के लिए। काइनेटिक एनर्जी की अगर आप बात करते हो तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपके पास हाफ ऑफ द kZe²/r, ये होता है, ठीक है। और इस पे एक चीज ध्यान देना, यहां पर ये वाली जो वैल्यू लिखी गई है ना,
ठीक है, ये वाली जो वैल्यू लिखी गई है ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास में होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या होती है आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी। सो आप लोग यहां पर ये भी बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब करना कुछ नहीं है, यहां से आप चाहो तो ये वाली वैल्यू को वहां पर प्लेस कर सकते हो। इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो होता है आपके पास में प्लस का 13.6 और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और साथ ही साथ में जो यूनिट आती है जब भी 13.6 आता है तो याद रखना यूनिट बनती है आपके पास में इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आप बात करते हो ना तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी थोड़ा सा मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा ध्यान दो। क्या होगा जब कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को यहां एक पॉइंट से, ऑब्वियस बात है भैया ये नेगेटिव वाला पॉइंट होगा हमारे पास में, तो इस इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और ये भी यूनिट डिस्टेंस पे होगा, तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। और साथ ही साथ में ये किसी एटम के लिए है, इसीलिए प्लस का 13.6 z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या फिर आप क्या लिख सकते हो यहां पे एटम इनवर्स। ये वाली कहानी यहां पर आ सकती है। अब इसमें एक चीज ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन को जब ट्रेवल करना होगा तो वो अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग ही यहां पर ट्रेवल करेगा। और एक इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी की बात की जाए तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज पजेस करता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। तो ये इलेक्ट्रॉन इतना क्या करता है, चार्ज पजेस करता है। इसी वजह से इस वैल्यू को जब आप लिखते हो ना तो यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, दैट इज 21.8। जब आप इसको सब सॉल्व कर दोगे ना तो यहां पर प्लस का 13.6 से क्या हो जाएगा 21.8 हो जाएगा। बाकी चीजें ऐसी रहेगी z स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। फिर साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हट जाएगा। अब यहां पर जो कुलम्स होगा उसको हम एनर्जी के फॉर्म में जूल्स में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा जूल पर एटम। ठीक है, तो ये इसका फाइनल फॉर्म बन जाएगा। और उसी तरह से अगर आप टोटल एनर्जी की बात करते हो तो भैया इलेक्ट्रॉन लगातार मूवेबल है, वो रुक नहीं रहा है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर जब कभी भी टोटल एनर्जी की बात होगी तो ध्यान देना टोटल एनर्जी जो होगी जस्ट अपोजिट होगी या विथ नेगेटिव साइन किसके हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। तो ये होता है आपके पास में बोहर एटॉमिक मॉडल का मेन फॉर्मूला, जिसमें से मैं अभी भी बोल रहा हूं ये वाला फॉर्मूला एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ज्यादा फॉर्मूला पूछा जाता है। दूसरा फॉर्मूला ये आपके पास में आईएमपी रहेगा। ये दो फॉर्मूले आपके पास में वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला होंगे जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन पे। इसके ऊपर लास्ट ईयर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और यह वाले फॉर्मूले के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आज बात कर लेते हैं अब यहां पे डुअल नेचर की। तो डुअल नेचर के रिगार्डिंग आप लोग को पढ़ना है दो टाइप के नेचर। एक नेचर रहेगा आपके पास में वेव और दूसरा रहेगा पार्टिकल। अब देखो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पूरा डेरिवेशन ही याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा आप लोग को काम आने वाला है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि जब भी डुअल कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो जब ये वेव के रूप में होगा तो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। जरा न्यू को सही से बना दे, नहीं तो V जैसा लगेगा, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू एच न्यू। और एक होता है आपके पास में आइंस्टाइन चच्चा का यहाँ पे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दोनों को अगर कंबाइन कर दिया तो हमारे पास में जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा हमें mc स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में h न्यू। ठीक है भैया, ये वाली कहानी हो जाएगी। अब देखो कहानी आपके पास में जब आप आगे बढ़ाओगे तो mc स्क्वायर यहां पर जो न्यू होता है वो होता है हमारे पास में c अपॉन में लैम्बडा। तो उसी तरह से अगर यहां पर आपको वेवलेंथ फॉर्म करनी है लैम्बडा, तो ये आपके पास में क्या हो गया, इससे ये इसको कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास में h अपॉन में mc। जहां पर आपके पास में जो c होता है ये होता है आपके पास में स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और साथ ही साथ में चाहे स्पीड बोल दो या फिर c को आपने सपोज रिप्लेस कर दिया v से, तो एक फॉर्मूला यहां पर आप और बना सकते हो, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन में m इंटू v। ठीक है, v आपके पास में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स।
अब यहां पर ये पूरा जो फॉर्मूला है ये रिप्रेजेंट करता है मास इनटू वेलोसिटी, जो कि होता है मोमेंटम। तो इसी वजह से हमारे पास में एक फॉर्मूला बन जाएगा वेवलेंथ लैम्बडा के लिए, तो वो हो जाएगा लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन में यहां पर आ जाएगा P, जहां पर P इज इक्वल टू क्या है, तो भैया P इज इक्वल टू हमारे पास में निकल कर आता है मोमेंटम। ठीक है भाई साहब, तो बस इतनी सी कहानी है। और इसी बेसिस पर अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे डिफाइन करने जाए तो जरा काइनेटिक एनर्जी को भी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो भैया काइनेटिक एनर्जी आपके पास में होती है यहां पर 1/2 mv²। ठीक है, ये होती काइनेटिक एनर्जी। अब जरा इसको मैं रीअरेंज करता हूं तो मुझे मिल जाएगा mv² इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, और अगर मैं दोनों तरफ यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं मास के, तो ये हो जाएगा हमारे पास में m²v² और हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय मास। जहां पर मास इनटू वेलोसिटी अगर आप यहां पर ऐसा कर देते हो और स्क्वायर को इधर रूट में कन्वर्ट कर देते हो तो ट्वाइस इनटू हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय मास। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं आपके पास में जहां पर आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें क्या होगी, सपोज अगर आप बात करते हो मास की, तो अगर आपने me कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह से आपने ve कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, यहां पर जो आप mv वाला फॉर्मूला लिखते हो तो वहां पर आपके पास में अगर e भी आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं लेना, एज इट इज आप इसको लिख सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो इसी बेसिस पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और यहां से चाहो तो फॉर्मूला आप इस तरह से भी बना सकते हो, जैसे ये mv आप निकाल चुके हो तो यहां चाहो तो मास इनटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लांक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ लैम्बडा। ठीक है, चलो भैया फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर जहां हमारे पास mv लिखा था तो वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां लिख सकता हूं मैं h अपॉन में लैम्बडा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो भैया एक फॉर्मूला तो आपके पास में ये बन जाएगा, तो ये आपके पास में एक काम का फॉर्मूला रहता है, परंतु वहीं पर अब थोड़ा सा यहां चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी बात करते हो सपोज चार्ज पार्टिकल के लिए, ठीक है, तो हम लोग ये बोल देंगे फॉर चार्ज्ड पार्टिकल। तो किसी चार्ज पार्टिकल के अंदर सिर्फ चार्ज Q का मेंशन हो जाएगा, सो फॉर्मूला जो आपके पास बनेगा वो बन जाएगा h अपॉन में लैम्बडा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब देखो इसके भी आपके पास में क्या है, खास करके अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया तो निकालने के लिए क्या आता है, वेवलेंथ निकालने के लिए आता है, तो आप डायरेक्ट वेवलेंथ के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हो। इस लैम्बडा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ट्वाइस इनटू काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, जिस चार्ज की वैल्यू हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास में मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास में दो फॉर्मूले हैं, एक ये होता है इसका बेस फॉर्मूला और दूसरा होता है किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप लेकर आते हो तो जस्ट सिंपली उस चार्ज का मल्टीप्लाई कर दोगे काइनेटिक एनर्जी में, तो ये अगेन एक और आपके पास में काम का फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर हो गई बात? चलिए जी, इसको फटाफट सॉल्व करो। इसके बाद में कुछ स्पेशल केसेस के लिए भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले को डिफाइन करेंगे। चलिए जी, तो अगली काम की चीज हमारे पास पढ़ने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ की, जो कि चार्ज पार्टिकल से एसोसिएट होती है। तो भैया तीन प्रकार के चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, फोटोन और अल्फा पार्टिकल। अब देखो ये वाली जो चीज है ना, वैसे अगर जेडबल मेंस के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बिल्कुल कंफर्म रूप से ये आएगा ही आएगा, बट फॉर सिक्योरिटी आप इसको पढ़ सकते हो, यहां पर आप इसको याद कर सकते हो। दूसरी चीज आपके पास काम की होती है कि जब आपके पास में चार्ज पार्टिकल हो, कैसा चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूं, कोई अनचार्ज पार्टिकल हो, जैसे न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन के लिए जो वैल्यू होगी वेवलेंथ के लिए वो आपके सामने लिख कर रखी गई है। अब ये वाले फॉर्मूले को मैं आईएमपी बोल रहा हूं क्योंकि आपके पास में जेडबलई में ये वाला जो फॉर्मूला होता है कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किसी गैसियस मॉलिक्यूल के लिए वेवलेंथ की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3m/kT, जहां पर m ऑब्वियस बात है मास होगा पार्टिकल का आपके पास में। फिर k वाली जो चीज होती है ना, ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहां पर जो k होता है ना, वो होता है हमारे पास में बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब ये ध्यान रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल तुम लोग को मेंस लेवल पर तो नहीं आते हैं, परंतु हां
इसका जो फॉर्मूला होता है वो एज इट इज पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है आपका वन ऑफ द फेवरेट हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये भी बहुत आसान सा है। फॉर्मूला क्या होता है कि भैया कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन किसी एटम में कहां प्रेजेंट होगा इसके कोई सर्टेनिटी नहीं होती, इसका पता नहीं होता है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने क्या करके रखा हुआ था, यहां अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दे के रखा हुआ था, जो कि आपको क्या बोलता था, जो कि आपको बोलता था कि जब कभी भी, अच्छा एक्स क्या है, एक्स आपके पास में होता है जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जो भी उसके अंदर आगे पीछे वो हो रहा है, तो ये वो वाली कहानी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता था, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जो कि होता है मोमेंटम, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होता था भैया हमारे पास में एच अपॉन में क्या आ जाता था आपके पास में 2 पाई आ जाता था। मोमेंटम ऑलरेडी आप लोग को मालूम है, मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, जिसमें मास कांस्टेंट होने की वजह से आप इस डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हो डेल्टा x इंटू एम इंटू आप लिख सकते हो डेल्टा v, ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। और बाकी तो आपके पास में h अपॉन में 2 पाई चल ही रहा है, और इसी वजह से एट द एंड ऑफ द स्टोरी अगर मैं बात करता हूं कि बिल्कुल वो एक्यूरेट फॉर्मूला जो हम लोगों को पढ़ना है वो होगा डेल्टा x इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन में 2 पाई m, ठीक है, मास क्या हो जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये वो वाला फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को इसके अंदर पढ़ना होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है भैया। अरे यार यहां पर मैंने ये गबरन कर दिया यार, 2 पाई क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, तो 3D मॉडल है ना, 3D मॉडल घूमेगा तो 4 पे आएगा ना, ये लो भैया बताओ, हैं छोटी छोटी गंदी गंदी बातें कर दी अपन लोगों ने, 2 की जगह क्या आ जाएगा अपने पास में 4 आ जाएगा। तो बस रे भाई ये वाली कहानी। लास्ट में एक चीज, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना, सीधे फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन उस पे ही सॉल्व करना है। तो वो आता है आपके पास वेव नंबर जो कि होता है न्यू बार, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट RH। अब तुम लोग टेंशन मत लिया करो, क्योंकि सीधा सीधा सब कुछ तुम लोग के पास में क्या होता है, फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड होता है, ठीक है। तो ज्यादा तुम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सब कुछ तुम्हारे पास में लिखा हुआ रहता है, ये ऐसा कुछ है नहीं कि वो आ नहीं रहा है करके, ठीक है, ये सारा वो लोग वैल्यू देंगे, टेंशन नहीं लेना। तो रिडबर्ग कांस्टेंट RH इज इक्वल टू क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर, जो कि होता है एटॉमिक नंबर, फिर आ जाता है 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। हायर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, तो हायर से आप क्या करते हो, ग्राउंड स्टेट पे जब मूव करोगे तो ये फॉर्मूला तब आपके पास काम आने वाला है। तो ये कुछ फॉर्मूले और हैं जो आप लोग को काम आ जाएंगे, और इसके बाद में जो ये अनसर्टेनिटी थी, इसी चीज को थोड़ा सा अपग्रेड करा के और सही तरीके से सुधार कर फिर आया आपके पास में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जिसके बारे में अब हम देखेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर मैं इसको इरेज करके फटाफट से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को चले जी। तो लास्ट बचे हुए कुछ फॉर्मूले और हम लोग फटाफट फुर्ती से देख लेते हैं, जो कि आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर चलेंगे। पहले एक श्रोडिंगर इक्वेशन आया करती थी, जो कि बोल दिया जाता था कि रट्टा मार लो उसमें से क्वेश्चन बनेंगे, बट आजकल वो वाला ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया है, उसकी जगह पे ये वाली चीजें आ गई हैं, जैसे कि सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि डिफाइन होता है आपके पास में स्मॉल n से, जो कि हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को, कि इलेक्ट्रॉन आखिरकार कहां पर प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज पर, दूसरे नंबर पर आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको डिफाइन किया जाता है आपके पास L से, और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है L, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में n-1, ठीक है, जो कि आपके पास में ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। जैसे आपके पास होता है S, P, D एंड F। उसके बाद में आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑब्वियस बात है डिफाइन करने वाले हैं M से, और इसको डिफाइन करने के बाद में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+1। लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, की इलेक्ट्रॉन जो होगा सब ऑर्बिटल में अगर प्रेजेंट है तो वो किस डायरेक्शन पे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। तो भैया स्पिन क्वांटम नंबर दो तरीके से आपके पास डिफाइन होता है, अगर ये क्लॉकवाइज घूमा तो ये क्या होगा +1/2, और अगर ये घूमा है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा आपके पास में -1/2। लास्ट में आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिटल में, तो क्वेश्चन पूछा जाता है इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो फॉर्मूला आपके पास ही बनेगा h/2π√L+1 × L। क्लियर होगी बात, इजी है। चलो भाई साहब
फिर कुछ अलग फॉर्मूले, जैसे नंबर ऑफ मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन अ शेल, किसी शेल के अंदर मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये लाइन लिखी गई है किसके लिए, ये लिखी गई है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए। इसी वजह से जब इसका फॉर्मूला लिखोगे तो वो हो जाएगा हमारे पास में 2l+1। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। दूसरा आता है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, जिसके लिए फॉर्मूला होता है n-l-1, ठीक है, या फिर n-1 माइनस l कर दो तो भी आपके पास में एक ही बात होगी। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, तो एंगुलर नोड्स सीधे सीधे एजिमुथल क्वांटम नंबर से जुड़े हुए रहते हैं, तो फॉर्मूला होता है इसका l। फिर आता है आपके पास में स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो भैया जैसे आपके पास में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था तो वैसे ही आपके पास में स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी बन जाएगा। फॉर्मूला आपके पास में सेम ही रहने वाला है, जहां पर अगेन आप यहां पर लिखोगे h/2π, और साथ ही साथ में जैसे यहां पर था l+1 तो वैसे यहां पर क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर s+1 इंटू s, ये आ जाएगा। लास्ट में आपके पास में क्या बच गया है भैया, लास्ट में आपके पास बच गया है टोटल नोड्स। तो भैया कितने टोटल नोड्स होते हैं, तो बहुत सिंपल सा, किसी भी आपके पास अगर बात करते हो कि टोटल नोड्स कितने होते हैं। अच्छा, नोड्स वाले कहानी ध्यान रखना, नोड्स मतलब क्या, कि एटम जब कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन जब कभी भी किसी एटम पे रिवॉल्व करते हैं तो एक ऐसी पोजीशन होती है जहां पर से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उनको क्या कहा जाता है, नोड्स। और टोटल नोड्स जब कभी भी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, n-1। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे और इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, जो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। चलिए जी, मिलता हूं मैं अभी आपको जी। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल से और बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन करवा रहा हूं। अगर ये भी आप लोगों ने कर लिया तो याद रखना जेईई में एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आते हैं हम लोग फटाफट फुर्ती से, जहां पर ये बोल के रखा गया है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ वन फोटोन ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी के बारे में पूछ के रखा गया है और फ्रीक्वेंसी आप लोग को दे के रख दी गई और आंसर बताना है। बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन, सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर H होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल पर सेकेंड ना भाई, जूल इंटू सेकेंड। फिर इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास में कितनी दे के रखी है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्ज बोल दो, या फिर बोल दो इसको पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड हो जाएगा कैंसिल, और फाइनल एनर्जी जो आपके पास में आएगी वो आएगी 6.6 इंटू 10 टू दी पावर। अच्छा, 10 टू दी पावर को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। 6.6 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा 5 माइनस का 34 और प्लस का 14, कितना हो जाएगा भैया, दोनों को अपन अगर सॉल्व करने के लिए हो जाएगा अपने पास में 20 हो जाएगा। ठीक है, 30-34, हाँ, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 20, और एनर्जी की यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में, जूल हो जाएगी। बाकी जैसा जो आप आगे चाहो इसको सॉल्व करना तो कर सकते हो। 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 31 33, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3.30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 20 जूल। ठीक है, तो बस इतना सा करना है। सेम उसी तरह से अगला क्वेश्चन आपके पास में देके रखा हुआ है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन एज दिस, इतनी इस बार एनर्जी देके रखी हुई है और वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है भाई साहब, फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है आपके पास में E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, न्यू आपके पास में फ्रीक्वेंसी होती है, और न्यू आपके पास में एक और फॉर्मूला भी बताया था जो कि होता है आपके पास में C अपॉन में लैम्डा। बस हो गया सॉल्व। अगर आप बात करते हो प्लांक कांस्टेंट H की, तो ये होता है 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट है C, जो कि होती है 3.0 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर निकालना क्या था अपने को, वेवलेंथ क्या हो जाएगी आपके पास में, लैम्डा हो जाएगी। एनर्जी आप लोग के पास में ऑलरेडी गिवन है, जो कि आपके पास में देके रखी हुई है 3.03 इंटू 10 टू दी पावर कितना देके रखा है, माइनस का 19 जूल देके रखा हुआ है। बस इसमें से करना क्या है, वेवलेंथ लैम्डा आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो भैया यहां पर ऑलरेडी इसको मैंने फाइंड आउट करके रख लिया, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आंसर क्या आ रहा है। वेवलेंथ आ रही है 6.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। ठीक है, 6.56 इंटू
10⁻⁷ ये आ रहा है मीटर में, पर वेवलेंथ आप लोग को पता है नैनोमीटर में चेक करी जाती है। तो इस वजह से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो याद रखना 0.56 को अगर आप सॉल्व करो तो इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, 656 डिवाइडेड बाय हो क्या क्या, पॉइंट हटाते हो, 2 जीरो नीचे बढ़ाते हो तो ये आता है 10⁻2 और ये हो जाता है 10⁻⁷। 10⁻+ का 2 जब ऊपर जाता तो वो क्या बन जाता, 10⁻- का 2 बन जाता। सो बेसिकली वेवलेंथ लैम्बडा वगैरह ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 656 इंटू 10⁻, 7 और 2 9 तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर, और 10⁻⁹ मीटर बराबर होता है किसके, 1 नैनोमीटर के। तो जो 10⁻⁹ आपके पास में देके रखा हुआ है ना, एक सेकंड इसको हम लोग रेड पेन से टारगेट करते हैं, लिखते, ठीक है, ये जो देके रखा ना 10⁻⁹ मीटर, ये क्या है, ये 1 नैनोमीटर के बराबर है। सो फाइनली जो वेवलेंथ निकलेगी वो निकल जाएगी 656 नैनोमीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास में आंसर। तो ये देख लो रे भैया कितना आसान है। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग को इस चैप्टर में से मिलने वाले हैं जिसमें सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी है क्योंकि इसमें वॉट की कहानी देके रखी हुई है, पावर देके रखा हुआ है। तो ये जो पावर वाले क्वेश्चन होते हैं ना बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन जरा आराम से पढ़ लेते हैं शांति से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, सेम ये वॉट 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 बहुत बार पूछा है। तो क्वेश्चन बोलता है आपके पास अगर 100 वॉट का बल्ब है, ओके, जो कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है जिसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर। अब क्या होगा, देखो क्वेश्चन में जो दिख रहा है ना उसको लिख दिया करो। हमने बोला कि सर हमारे पास में यहां पर वेवलेंथ देके रखी है 400 नैनोमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अभी देखा था कन्वर्जन, 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, नैनोमीटर। फिर बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स यहां पर बाहर निकलेंगे अगर पावर कितनी हो, 100 वॉट का बल्ब हो। तो भाई कितना आसान सा है, क्या वेवलेंथ देके रखी हुई है, साथ ही साथ में यहां पर देके रखा हुआ है भाई साहब हमारे पास में पावर, जो कि है आपके पास में 100 वॉट, जिसको आप लिख सकते हो 100 जूल, और साथ ही साथ में क्या होगा, पर सेकेंड, ये लिख दिया जाएगा हमारे पास में। अब ये बोलता है कि भाई अगर ये वाली बात है, अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, पावर किसके बराबर होती है, पावर बराबर होती है एनर्जी के, ध्यान रखना, पावर किसके बराबर है, एनर्जी के। अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि यहां पर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ध्यान रखना एक फोटोन की एनर्जी कितनी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो इतने सारे फोटॉन्स जब आपस में मिलेंगे तो इन सभी के मिलने से क्या जनरेट होगा, पावर। समझ में आई बात, एनर्जी क्या हो रहा है, एक फोटोन की है, पर ऐसे कई सारे फोटोन आपस में मिल जाए तो उन सबकी पावर बढ़ जाएगी। तो इस वजह से हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहां पर जो टोटल पावर है 100 जूल पर सेकेंड, वो बराबर है किसके, वो बराबर है नंबर ऑफ फोटॉन्स एन के, ठीक है। किसके बराबर है यहां पर, नंबर ऑफ फोटॉन्स, इसको जरा डिफाइन कर देता हूं, ये है आपके पास में नंबर ऑफ फोटॉन्स, और नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाई हो किसके, एक फोटोन की एनर्जी के, ठीक है। तो एक एनर्जी जब इतने सारे फोटॉन्स के साथ में मल्टीप्लाई होगी तब जाके क्या बनेगी, टोटल पावर बनेगी। एक फोटोन की एनर्जी क्या है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पर न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन में लैम्बडा। तो भैया H आपके पास में है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाय न्यू की जगह लिख सकते हैं C, जो कि होता है 3 इंटू 10⁸। वेवलेंथ आपके पास में क्या है, लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाल के रखी ऑलरेडी, 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो अब करना क्या है, यहां पर पीछे पड़ जाना है इस n की वैल्यू के लिए, इस n की वैल्यू को निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे मैं इसको सॉल्व करके रखा हुआ हूं, डायरेक्ट बता देता हूं। तो भैया यहां पर जो n की वैल्यू आ रही है ना, वो आ रही है आपके पास में 2.012, ठीक है। n इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2.012 इंटू 10⁻20, ठीक है, इंटू 10⁻20। तो ये वाली वैल्यू जो है आपके पास में टोटल आ रही है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ
फोटॉन्स की बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ये वाला फॉर्मूला याद रखना कि भैया एक फोटोन की एनर्जी को जब नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पावर बन जाएगी। और देखो इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको 1 सितंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट में भी देके रखा हुआ है, जहां पे बोल के रखा है इस बार जो बल्ब है वो 100 वाट से 50 वाट का हो गया है। मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, ये इस बार रेड कलर की लाइट रे बनाता है। वेवलेंथ कितनी है 495 नैनोमीटर। द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना इमिट कर रहा है, इतना, मतलब n की वैल्यू इतना, वैल्यू ऑफ x आपको फाइंड आउट करनी है। तो बस रे भैया बहुत ही आसान है। अभी हमने बोल के रखा था क्या, हमने बोला था जो टोटल इसकी पावर होगी वो बराबर होगी n इंटू 10 टू दी सॉरी n इंटू किसके, जो उसके अंदर एनर्जी होती है एक फोटोन की, इसके बराबर। तो अगर मैं इस बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो आपके पास में क्या मिलेगा, आप बोलोगे 50 वाट का बल्ब है तो ये हो जाएगा 50 जूल पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास में, या नंबर ऑफ जो बल्ब आपके पास में देके रखा है वो कितना देके रखा हुआ है, वो देके रखा हुआ है x इंटू 10 टू दी पावर 20 मल्टीप्लाइड बाय E क्या होता है h न्यू। h इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकेंड्स। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं h न्यू होता है, न्यू को क्या लिखते हैं c अपॉन में लैम्बडा, तो c होता है हमारे पास में 3.0 10 टू दी पावर 8, और यहां इसके अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में वेवलेंथ आ जाएगा। तो बस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने पर आपके पास वेवलेंथ कितनी देके रखी है भैया, ये देके रखा हुआ है 795 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को क्या लिख सकता हूं 10 टू दी पावर माइनस का 9 मीटर। तो बस इस तरह से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूं भैया इसका आंसर कितना निकल कर आ रहा है, इसका आंसर निकल कर आ रहा है 2। ठीक है, n की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, नियरेस्ट इंटीजर में 2 निकल कर आ रही। तो ये देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि टोटल पावर बराबर होती है किसके, जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं वो मल्टीप्लाइड बाय एक फोटोन की एनर्जी के। ठीक है भैया, चलो 4 क्वेश्चन हो गए, आज थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से फटाफट फुर्ती से हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन आप देख रहे हो ये भी प्रीवियस ईयर जेडब्ल्यू मेंस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन में ये बोल के रखा हुआ था, अगेन देखो जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स वाली या मोनोक्रोमेटिक, मतलब एक वर्ड लिखा हुआ तुम्हें दिखाई देगा मोनोक्रोमेटिक या फिर जो वॉट वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आपको पूछ के रखा है, जहां पर ये बोल के रखा है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक इंफ्रारेड रेंज फाइंडर ऑफ पावर 1 मिलीवॉट। MW का मतलब क्या होता है 1 मिलीवॉट। तो देखो जो लिखा हुआ है ना उसी की बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो। पावर है यहाँ पे 1 मिलीवॉट, और मिली का मतलब होता है आपके पास में 10 टू दी पावर माइनस का 3। तो ये हो गया आपके पास में पावर इसकी 1 मिलीवॉट। फिर ये बोल के रखा हुआ था कि यहाँ जो वेवलेंथ है जो कि होती है लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर है तो नैनो का अगर आप यहां पर सिंप्लीफाई करोगे तो 10 टू दी पावर माइनस का 9 मीटर हो जाएगा। फिर ये बोल के रखा हुआ है कि ये जो चीज फाइंडर है वो चली है 4.1 सेकेंड के लिए, और साथ ही साथ में ये बोल के रखा है क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स वेवलेंथ ऑफ दिस। अच्छा, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी देके रखे हुए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके पास में देके रखे हैं x इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 3, ये आपके पास में देके रखा हुआ है। और जस्ट सिंपली आप लोग को ये बोल के रखा हुआ है कि हमको यहां पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा अभी सॉल्व करके रखा था वैसा का वैसे ही सॉल्व कर देना है। बस एक छोटा सा क्लॉज यहां पर यह आएगा कि अगर आपके पास में पावर होती है इतनी, ठीक है, पावर कितनी है आपके पास में 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 3 वॉट, पर ये पावर पर सेकेंड है, याद रखना। जहां पर आपने वॉट लिखा है, चलो इसको भी मैंने कन्वर्ट करना सिखाई दिया था, फिर दोबारा से बता देता हूं, ये जो पावर है ना ये फॉर है जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड का मतलब क्या होता है कि प्रति सेकेंड यहां पे हर एक सेकंड में इतनी इतना यहां पर पावर निकल रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो पावर है कितनी देर के लिए चली है, सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए। तो इस वजह से याद रखना यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाएगा कि ये जो टोटल पावर होगी आपके पास में, ये टोटल पावर आपके पास हो जाएगी 10 टू दी पावर माइनस 3, और 0.1 सेकेंड के लिए है तो 0.1 होता है 10 टू दी पावर माइनस 1, और यहां पर क्या आ जाएगा जूल्स।
ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी हो जाएगी। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई और इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व। आप खत्म कर दो इसको, अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपके पास में जब सॉल्व करोगे तो ऐसे करना, 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू आएगा n मल्टीप्लाइड बाय क्या आता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। अभी थोड़ी देर पहले करवाया था ना, एच न्यू आता है। तो एच आपके पास में है प्लांक कांस्टेंट, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 जूल इंटू सेकंड। सी की वैल्यू होती है 3.0 10 टू द पावर 8 अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा, वेवलेंथ, जो कि आपके पास में देके रखी है 1000 इंटू 10 टू द पावर 9। अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 6 मीटर। तो बस इसको कर देना है सॉल्व और हमारे पास में आ जाएगा आंसर। तो ध्यान रखना, ये जो वॉट वाले हैं, जो पावर वाले क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली पूछे गए हैं जेडब्ल्यू के एग्जामिनेशन पे, तो उसको सॉल्व करना तो बनता ही है। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट फुर्ती से, जहां पर अगला क्वेश्चन बोलता है इफ द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज दिस। इस बार वर्क फंक्शन देके रखा, और वर्क फंक्शन क्या बताया था मैंने, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर वर्क फंक्शन को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, या तो इस तरह से या फिर फाइ से। इसकी वैल्यू देके रखी हुई है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 जूल, मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल इज, ओके जी। हम लोग को क्या बताना है, यहां पर हम लोगों को वेवलेंथ लैम्बडा की वैल्यू आपको बतानी है। कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये होता है आपके पास में h न्यू जीरो, और न्यू जीरो क्या हो जाएगा आपके पास में c अपॉन में लैम्बडा, जो कि आपके पास फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे भैया एनर्जी हमारे पास में है 6.63 into 10 to the power minus 19 which is equal to 6.6 10 to the power minus 34, जो कि होती है प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। फिर स्पीड ऑफ लाइट मालूम ही होना चाहिए 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय हमको क्या करना है, वेवलेंथ निकालना है, जो कि होगी लैम्बडा की वैल्यू। ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। तो जो इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है सिक्स्थ वाले का, वो आ रहा है 3 into 10 to the power minus 7 मीटर। ठीक है, क्या आ रहा है, 3 into 10 टू दी पावर माइनस 7 मीटर। और अगर नैनोमीटर में कंसीडर किया जाए तो वो कितना हो जाएगा, 300 नैनोमीटर। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से अगर आप लोग जेडब्ल्यू मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं आने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। अगेन जैसे तुम क्वेश्चन देखोगे और इस तरह के ऑप्शन देखोगे, अरे भैया एच अपॉन में पाई पाई पाई, तो यहां पर सभी लोग बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं, परंतु डरने वाली कोई बात ही नहीं है यार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल के रखा था, अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। ठीक है, फिफ्थ ऑर्बिट पे वैल्यू बताना है, मतलब n इज इक्वल टू आपको 5 बताना है। एंगुलर मोमेंटम की बात करी है, जो कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था। फॉर्मूला होता है हमारे पास में mvr, है ना। फिर उसके बाद में क्या था हमारे पास में, nh अपॉन में 2 पाई, ये फॉर्मूला था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। अब n इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में है, 5वें ऑर्बिट में। तो जस्ट सिंपली n की वैल्यू रखनी है 5h अपॉन में पाई रख दो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5h अपॉन में पाई। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। बार बार बोल रहा हूं, जस्ट सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आईएमपी लिखना, क्योंकि ये थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर जिसके थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होते हैं उनको सॉल्व करने में आसानी होगी। क्वेश्चन बोलता है कि बोहर्स थ्योरी कैन आल्सो बी अप्लाइड टू द आयंस। बोहर की थ्योरी है किस किस आयन के ऊपर ही अप्लाई की जा सकती है, हीलियम का आयन, लिथियम का आयन, बेरिलियम का आयन, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहां पर याद रखने वाली चीज ये है कि बोहर की जो थ्योरी होती है वो हमेशा यूज होती है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या हो सकता है भैया, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में कैटायंस आ सकते हैं, एनायंस आ सकते हैं, और हाइड्रोजन का एटम तो आता ही है। इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर एक और चीज बोला जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, यह भी कहा जाता है। तो देखो
अगर हीलियम की बात करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बाहर निकाल दिया, मतलब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिथियम की बात करते हो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम की बात करते हैं 4 होते हैं, 3 निकाल दिया, अगेन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बोहर्स थ्योरी इस पे तीनों पे लग सकती है। सो फॉर दैट रीजन सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में? डी वाला। क्लियर हो गई बात? 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, देखा कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। 8 क्वेश्चन और है, बहुत ही सिंपल तरीके से फटाफट। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जहां पर बोल के रखा हुआ है आपके पास में कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट ओके is 0.53 एंगस्ट्रॉम। व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ लिथियम के 3 पॉजिटिव आयन इन ग्राउंड स्टेट। ओके जी, इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो देखो यार, क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी है, आपको पता ही है। अब इसमें फॉर्मूला भी हम लोगों ने सॉल्व करके रखा हुआ था। तो nth ऑर्बिट की रेडियस जब कभी भी आप निकालते हो तो फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 या फिर जो देके रखा हुआ है 0.53 मल्टीप्लाइड बाय हो जाता है यहां पर n स्क्वायर बाय z। बस इतना सा काम करना रहता है, और ये जो वैल्यू निकल कर आती है, ये वैल्यू निकल कर आती है आपके पास में एंगस्ट्रॉम में। अब यहां पर बात करते हैं कि अगर आपके पास में Li3 पॉजिटिव आयन है, अब ये की पॉइंट है भैया, यहां ध्यान रखना, अगर ये की पॉइंट है तो यहां पर जो आपको सिंबलाइज करके रखा हुआ है ना, क्या सिंबलाइज करके रखा हुआ था यार? ये रखा हुआ था एटॉमिक नंबर 3 और लिथियम का 3 पॉजिटिव आयन, और लिथियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्राउंड स्टेट होने की वजह से इस सिचुएशन पे n इज इक्वल टू आपको कंसिडरेशन पे लाना होगा 1। अगर आपने n इज इक्वल टू 1 कंसिडरेशन पे लेकर आए तो ये हो जाएगा 529, और n स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास में 1 का स्क्वायर। एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू कितना देके रखा हुआ है? 3 देके रखा हुआ है। तो बस आपके पास में ये हो गया सॉल्व। अगर आप यहां पर सॉल्व करते तो 17 या 51, तो लगभग नियर अबाउट 17 के पास में आंसर आएगा, और 17 के पास में अगर आंसर आता है तो ये रहा आपके पास में सी वाला आंसर 0.176 एंगस्ट्रॉम। बहुत ही ज्यादा इजी है। इस तरह का क्वेश्चन में बार बार तुम लोग को बोल रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आएगा। अगर तुम लोगों ने फॉर्मूला ढंग से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन आपके पास में सॉल्व हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन of a hydrogen atom from n is equal to 5 drops through the ground state। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से आया था। तो कुछ ऐसी चीजों के लिए भी तैयार रहो जहां पर आपके पास में डायरेक्टली भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में से स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में पूछ रहा है। जैसे आप लोग को पता होगा ना, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, बाल्मर, लाइमन, पास्चन सीरीज, तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन इस तरह से फॉल डाउन करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन करते हैं ना, तो ये उस सिचुएशन के लिए ही आपके पास में पूछ के रखा गया था। तो देखो वही वाला क्वेश्चन है, यहां पर आपको नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में पूछ के रखा गया है जब कभी भी ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट से। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। याद रख लेना भैया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जब कभी भी ग्राउंड स्टेट पे आप आओगे तो फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। कौन से ऑर्बिट पे है? 5वें ऑर्बिट पे है। अगर 5वें ऑर्बिट पे है तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 5 में से गए 4, 4 पंजे 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा भैया हमारे पास में? यहां पर आ जाएगा हमारे पास में कितना था? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहां पे 10 स्पेक्ट्रल लाइन बन जाएगी। क्लियर हो गया? तो देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला आया तो सॉल्व कर पाया, और अगर फॉर्मूला नहीं आया तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। अगेन क्वेश्चन रेडियस वाला है, जहां पर बोल के रखा है, इफ द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर तीसरे बोहर वाली रेडियस की बात करते हैं तो वो मान लिया r3, और रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट इज r4, देन इसमें से सही रिलेशन क्या होगा? तो रेडियस का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी देख के रखा हुआ था। क्या देखा था? अगर r3 हुआ तो r3 में क्या हो जाएगा? 0.529 n स्क्वायर बाय z होगा। अब जब n स्क्वायर बाय z आप यहां पर बनाओगे तो देखो किस किस की बात करके रखा है। एक बात करता है थर्ड वाले ऑर्बिट की, एक फोर्थ वाले ऑर्बिट की। अगर थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए आपके पास में? सॉरी, फोर्थ लिख रहा हूं। n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अपने पास में? 3 होनी चाहिए। तो जरा सा इसको हम लोग मिटा देते हैं, और यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, n स्क्वायर बाय z। हाइड्रोजन होने की वजह से z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3,
और अगर इसी तरह से फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस की बात करोगे 0.529 और यहां पर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। जस्ट सिंपली क्या कर देना है, दोनों को कर देना है डिवाइड। जैसे ही आप इनको यहां पे डिवाइड करोगे तो 0.529 से 529 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आप लोगों के पास में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, R3/R4 विच इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। रिलेशन R4 के प्रोस्पेक्टस में देके रखा हुआ है, तो जब R4 को उठा के यहां ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 16/9। थोड़ा सा रीअरेंज करना है बस, और कुछ भी नहीं है। R4 की वैल्यू निकालना, ये हो जाएगी आपके पास में 16/9 ऑफ R3। तो बस इसके बेसिस पर अगर आपने देखा तो सही आंसर कौन सा हो गया, बी वाला। तो बस भैया इतना आसान सा है। 12th वाला क्वेश्चन अगेन बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन, 1 मोल फोटोन की एनर्जी के बारे में बात करके रखा हुआ है। तो भैया हमें पता है कि सर एनर्जी E इज इक्वल टू होती है एच न्यू, पर अगर आपके पास इसकी बात की जाए तो ये किसकी एनर्जी है, ये एनर्जी है आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक फोटोन की। और वहीं अगर मैं बात करता हूं यहां 1 मोल की, तो 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है 6.022 10⁻23। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन जब निकालने को आएगा तो आंसर आएगा आपके पास में H की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻। अच्छा वो करना ही क्यों यार, अवोगैड्रो नंबर आपके पास में आ जाएगा, नहीं वेवलेंथ देके रखी ना तो कर लेते हैं अपन। 6.6 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल इंटू सेकंड, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी होता है C अपॉन लैम्बडा, C की वैल्यू है आपके पास में 3 इंटू 10⁸ और वेवलेंथ कितनी देके रखी हुई है 300 नैनोमीटर, जो होता है नैनो का मतलब 10⁻⁻9। अब यहां अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 6.022 10⁻23। इसका कर दो मल्टीप्लाई, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। वैसे बता देता हूं क्या आंसर निकल कर आ रहा है। इसका आंसर निकल कर आ रहा है 399 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आ रहा है 399 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया सॉल्व। तो बस इतना सा करना है हम लोगों को। तो इस तरह का देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 12 क्वेश्चन हो गए भैया, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, नहीं 6 क्वेश्चन और बचे हुए, वो भी इतने सिंपल सिंपल से हैं। अब हम क्वांटम नंबर्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, जहां पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और रिपीटेडली हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जी अब जरा क्वांटम नंबर वाले क्वेश्चन नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भैया क्वांटम नंबर्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग को मालूम है भाई, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तुम लोग क्वांटम नंबर्स वाली कहानी, और यहाँ पर तुम लोग इसीलिए देख रहे हो उसको कि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे आपके पास में क्वेश्चन नंबर 13 देके रखा हुआ है कि क्वांटम नंबर के 4 सेट देके रखे हुए हैं A, B, C एंड D, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। 29 जुलाई 2022 को पूछा गया क्वेश्चन, बहुत 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 ही सिंपल सा है। एनर्जी जो लेवल होता है ना, उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में n+l का। n जहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वहीं पर l क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर्स। तो देखो अब करना क्या है, यहां पर अगर आप बात करते हो 3+2 कितना आ रहा है हमारे पास में 5, 4+1 कितना आ रहा है हमारे पास में, अगेन 5 आ रहा है। फिर हमने करा 4 और 2 कितना आया 6, और 3 और 1 कितना आ गया 4। अब देखो सबसे लोवेस्ट सम किसका है, डी वाले ऑप्शन का। तो इस वजह से सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी होगी वो होगी डी वाले की। तो इस वजह से आपके पास में देखो सी ऑप्शन गया, डी ऑप्शन गया, ए और बी, दो में से कोई एक आंसर रहेगा। अब देखो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर तुमको एक चीज दिखाई दे रही है डी बी डी ए। अब देखो बी वाले में भी वैल्यू 5 आ रही है, ए वाले में वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 5 आ रही है। पर दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जहां पर एक तीसरे ऑर्बिट वाला है और वहीं दूसरा क्या है, चौथे ऑर्बिट वाला है। और हम लोग को यह मालूम है कि भैया ऑर्बिट जितना ज्यादा क्लोज होगा न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। ऑर्बिट जितना दूर जाएगा आपके पास में न्यूक्लियस के, उतनी एनर्जी बढ़ जाएगी। सो आपके पास में डी के बाद में थोड़ी उससे ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी, ए वाले की, क्योंकि वो तीसरे ऑर्बिट में है। उससे ज्यादा किसका रहेगा, बी का, और उससे ज्यादा सबसे सी वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि कितना आ रहा है यहाँ पे n+l का सम यहां पर आ रहा है 6, तो इसी वजह से बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 29 जुलाई 2022 सेकेंड शिफ्ट,
27 जुलाई 2022 सेकंड शिफ्ट। दोनों में ही क्वेश्चन कैसा है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अब जहां पर आपके पास पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ के रखा है और एनर्जी का लेवल मालूम ही है, n प्लस एल सिंपल सा करना है। तो यहां n प्लस एल करोगे, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0 हो जाएगा 3, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4, और 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 5 हो जाएगा। अब जैसा मैंने यहां पर सॉल्व करना सिखा दिया था क्वेश्चन नंबर 13, वैसे ही तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व करना है, कर लेना भाई साहब। और ध्यान देना, ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है, बस डिजिट्स इधर उधर कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत बार पूछ के रखते हैं। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। कौन सा क्वांटम नंबर का सेट अलाउड नहीं होता है। चलिए जी देखते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं। तो l इज इक्वल टू 3 मतलब क्या, तीसरा ऑर्बिट। 2 का मतलब क्या होता है, आप लोगों को sp-df ऑर्बिटल्स पता ही होंगे। अगर आपके पास में होता है s तो 0, p तो होता है 1, d होगा तो अगर 2 और f होता है तो कितना हो जाएगा 3। तो तीसरे ऑर्बिट में क्या आपके पास में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, हाँ सर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये वाला तो है ही नहीं, ठीक। तो इस वाले को हम ऑप्शन को हटा देते, मतलब ये एग्जिस्ट करता है पर हम लोगों को क्या बताना है, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है। तीसरा ऑर्बिट ये 2 वाला, और साथ ही साथ में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आया है, -2 आया है। अब देखो डी वाले में क्या -2 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप लोग को याद होगा तो डी ऑर्बिटल में टोटल ऐसे 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं जिसकी नंबरिंग करने पर बीच में होता है 0, -1, -2, और यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में +1 एंड +2, है ना। ये वाला पढ़ के रखा हुआ है आपने, तो देखो माइनस होता है इसके अंदर। और अगर यहां पर ये वाली कहानी होती है तो बस अब तुम लोग को कहानी पता ही है कि भैया माइनस यहां पर एग्जिस्ट करता है। वहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूं अब तीसरे वाले ऑप्शन की, तो देखो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 3 की बात करता है। तीसरे ऑर्बिट में सिर्फ 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है। ये जो सिंबल 3 है ये रिप्रेजेंट करता है f ऑर्बिटल को, तो भैया f ऑर्बिटल तो यहां प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से जो c वाला सेट है वो आपके पास में आंसर है, बिकॉज ये एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4p ऑर्बिटल, ठीक है। अब देखो बहुत इजी सा है, अगर तुम रेडियल नोड को ढूंढने जाते हो तो रेडियल नोड क्या होता है आपके पास में n-l-1, और वहीं अगर आप ढूंढने जाओ टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो फॉर्मूला क्या होता है n-1। तो इसी बेसिस पर अगर 4p ऑर्बिटल है तो 4p ऑर्बिटल के लिए क्या हो जाएगा 4 p के लिए कितना होता है 1 होता है, तो 4 -1 -1 आंसर कितना आ गया 2। n-1 करा तो 4 -1 कितना आंसर आ गया 3। तो आपके पास में रेडियल जो नोड्स होंगे वो होंगे 2, और जो टोटल नोड्स होंगे वो कितने होंगे 3। तो ये लो, ये हो गया सॉल्व, ए वाला इसमें आ गया आंसर। अब ये जो 2 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछ के रखे गए हैं 31 अगस्त 2021 को और 20 जुलाई 2021 को, जहां पर आप लोग को ये बताना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन और Zn2 पॉजिटिव क्या होगा, और साथ ही साथ में एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा। अब ये तुम लोग को करना है भैया, तुम लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं 2 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है जी। तो ये रहा हमारे पास में एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बाद में हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो आएगा आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के ऊपर, मिस मत करना, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से ही सीधा सीधा आपका एस ब्लॉक एलिमेंट और टी ब्लॉक एलिमेंट जुड़ा हुआ है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है जी। चलिए इसी बात पे करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलता हूं मैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।